अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिकंदर अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि हमने कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, अब कुछ रहती हैं तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे से। तो पीछे हमने इसका जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने ये सारा जो डिफरेंशिएट पढ़ा था, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, उसके अलावा जो दूसरे हैं कंपाउंड्स वगैरह पढ़े थे, मिक्सचर पढ़ा था। तो आज जो है हमारा एम्पेरिकल और इसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे, इसके बाद रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज जो हमारा है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट से। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ है, इसके अलावा हम उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे। तो रिलेटिव जो होता है वो क्या करता है, कंपेयर करता है किस चीज़ से, मतलब कि हमारा दूसरे से जो मास होता है, देखो एटम का जो मास होता है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसको तोड़ना, उसको मापना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम आटा लेने जाते हैं, घर पे लेके आते हैं, तो हम वो किलोग्राम में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं किलोग्राम से, कि हम 1 किलो लेके आएँ, 2 किलो लेके आएँ। इसी तरीके से हम जो पेट्रोल वगैरह लेके आते हैं तो उसको भी मापा जाता है, तो वो लीटर पानी की लिक्विड जो होती है वो हमारा किस में होता है, वाटर वगैरह में होता है, सही है। तो वो लीटर में हम मापते हैं, तो हमें कोई एक यूनिट चाहिए होता है किसी को तोलने मापने के लिए, सही है। इसी तरीके से जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, बहुत कम, बहुत ज़्यादा छोटा, और उसका बहुत ज़्यादा कम वज़न होने की वजह से हम क्या करेंगे, किसी एटम के जो होता है उसको हम क्या करेंगे, उसके कंपेयर हम उसको मापेंगे। तो यहाँ पे एक एटम जो है हमारा वो क्या है, हमारा कार्बन है, सही है। तो हमारा कंपेरिजन हो करेंगे वो कार्बन से करेंगे। तो कंपेरिजन हम इसको, जो हमारा जो उसके जो आइसोटॉप्स होते हैं, आइसोटॉप्स आपने पढ़े होंगे, जिसके हमारे एटॉमिक मास क्या होता है, चेंज होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। जिसका एटॉमिक मास चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। जो हमारे नेचुरल में जो होते हैं वो हमारा क्या, C12 आता है, कार्बन 13 आता है, और कार्बन 14 आता है। तो ये हमारे क्या, इसको हम इसके कंपेयर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नेचुरल में, यूनिवर्सल में मौजूद है वो कार्बन 12 है। तो उस हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, एज अ स्टैंडर्ड रखेंगे नापने के लिए, से न, तो हम इस एज अ स्टैंडर्ड रखने के, फिर इसके कंपेयर हम करेंगे दूसरे इससे क्या करेंगे, नापेंगे। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, हम उसके वजन का अंदाज़ा लगा देंगे कि अभी इसका वजन क्या है। किसी एक को हम क्या करेंगे, इसको एक स्टैंडर्ड रखते हैं। जैसे हमारा स्टैंडर्ड यूनिट हम केजी रखा हुआ है वजन तोलने के लिए, और पेट्रोल वगैरह जो होता है, लिक्विड वगैरह मापने के लिए, तो नापने के लिए, तो वो क्या होता है हमारा लीटर्स होता है। इसी तरीके से हमारा जो है एटॉमिक मास जो होता है उसको करने के लिए हमारा क्या होता है, कार्बन लेते हैं, और उसका जो होता है एटॉमिक मास हम तोड़ते हैं 12 में। जैसे यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, 1 को 12 से किया हुआ है, बाकी जो हमारा जो एटॉमिक मास होगा उससे मल्टीप्लाई करके इस तरह से हमारा क्या होगा, हम निकालते हैं। तो ये एक बात सिंपल थी जो मैंने आपको बताई है, और ये अभी इतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारा ये है कि हम JST की टेस्ट को पास करें। उसके आगे चलते हैं। दूसरा ये है हमारा कि AMU का मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट। ये याद रखें, एटॉमिक मास यूनिट जो बराबर होता है 1.66 और मल्टीप्लाई बाय 10 और -24 ग्राम होता है इसका पावर। तो ये आपको याद रखना है, और ये हमारे काम आता है जब हम प्रॉब्लम जो सॉल्व करते हैं उसमें बड़ा काम आता है, हेल्पफुल होता है। अब जो बेसिक चीज़ें हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि हमारा जो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हमारा क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसको समझते हैं। The compounds are present by chemical formula as elements are present by symbol। आपको केमिकल जो फार्मूले होते हैं उसके 2 टाइप होते हैं, जिसका नाम एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। सेम 2 टाइप होते हैं, एक एम्पेरिकल, दूसरा मॉलिक्यूलर। अब पहले देखते हैं कि भाई एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी खसूसियात क्या है। द फार्मूला शोइंग मिनिमम रिलेटिव numbers of each type of atoms in molecules is called empirical formula। अब क्या करता है, empirical formula हमें सिर्फ रेशो बताता है
हमारा मिनिमम नंबर, कम से कम जो नंबर होता है एट एलिमेंट्स का, वो बताता है कि ये इसमें मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दूं आपको, यहाँ पे एक ये मोलिकुलर फॉर्मूला लिखा हुआ है C6 और H, ये रेशो बताता है। रेशो हम निकालते हैं, जैसे H आ गया, C6 आ गया, ये हमारा 6H, 6 कार्बन के एलिमेंट से और 6 हाइड्रोजन के एलिमेंट से, ये हमारा क्या रेशो है। अब बेंजीन का हमारा फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम कम से कम इसका जो रेशो होता है वो क्या करेगा, 6 से टेबल से हमारा क्या होगा, हम उसको निकालते हैं। तो 6 से टेबल हम इसको मारेंगे तो हम क्या करें, इस पे एक मरतबा लगेगा और इसको भी एक मरतबा लगेगा, 1/1 का। तो हमारा क्या ये रेशो है, तो रेशो हमारा ये हो गया। अब मतलब कि हाइड्रोजन एक के और कार्बन भी हमारा क्या एक के, ये रेशियो है, ये एम्पेरिकल फार्मूला बताता है। इससे हमारा क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला शो करता है। अब हम देखते हैं कि भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारा क्या ये होता है कि हर चीज जो होती है, क्लियर एटम जो यूनिट होता है उसमें कितने एटम्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्म में 6 कार्बन थे और 6 हाइड्रोजन है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्पेरिकल फार्मूला में इस तरह से नहीं होता। एम्पेरिकल फार्मूला में हो सकता है कि जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो वो ही हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, और कभी कभी चेंज भी होता है। चेंज इसलिए होता है जब हमारे जो एटम्स है वो हमारा क्या होता है, किसमें एक ही टेबल हम इसको काट रहे हो तो हमारा क्या हो जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा यहाँ पे वाटर का फार्मूला मैं लिखूं H2OA, सही है। H2 में क्या, अब हाइड्रोजन के 2 एलिमेंट्स है और ऑक्सीजन के भी 1 एलिमेंट्स है, तो हाइड्रोजन और एलिमेंट्स इनमें हम टेबल लगा देंगे 2 का, तो हमारा 2 का तो हाइड्रोजन को काट रहे हैं, मगर ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एलिमेंट है तो उसको नहीं काटता। तो हमारा मोलिकुलर फार्मूला और हमारा क्या एम्पेरिकल फार्मूला सेम रहेगा, एक ही रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं 6 का टेबल, जो हमारा कार्बन को भी लग रहा है 6 कार्बन है, और 6 का टेबल हमारे 12 को भी लग रहा है हाइड्रोजन में, और हमारा 6 का टेबल ऑक्सीजन को भी लग रहा है। तो ये तीनों को काट रहा है। अब तीनों को काटने की वजह से हमारा ये बन रहा है, पहले 6 12 आ रहा है, हम रेशो निकालते हैं तो एक बार इसको लगा, 2 बार इसको लगा और एक बार यहाँ पे लगा, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा एम्पेरिकल फार्मूला हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब ये जो टर्म्स लिखी हुई हैं वो उसको देखते हैं। पहले ये देखते हैं ऊपर वाली, एम्पेरिकल फार्मूला शोज सिंपलेस्ट रेशो, जो सिंपल रेशो होता है ऑफ ईच एटम, हर एटम का जो रेशो होता है वो प्रेजेंट करता है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में मौजूद होता है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल रेशो क्या है भाई, 1:2 और 1 हो गया। इसके बाद हमारा एम्पेरिकल फार्मूला टेल अस द टाइप ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है वो क्या करता है, टाइप बताता है कि कौन से एलिमेंट्स मौजूद है। जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जो हम ग्लूकोज का फार्मूला अगर देखते हैं तो उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पे बेंजीन का देखें तो उसमें 2 एलिमेंट्स है के कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। तो ये हमारे के हमें सिर्फ बताता है कि एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो हमारे के किस टाइप के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं इसके अंदर। इसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला डज नॉट शो द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। इसमें कोई एक्चुअल नंबर नहीं बताता। एम्पेरिकल फार्मूला में एक्चुअल नंबर नहीं बताता कि कितने एटम्स मौजूद है। जैसे कि ग्लूकोज में हमारा क्या 6 कार्बन है, इसके बाद हाइड्रोजन के एटम्स 12 है और ऑक्सीजन के एटम्स हमारे 6 हैं। तो हमारे क्या एक्चुअल नहीं बता रहा, हमारा एम्पेरिकल सिर्फ रेशो बताता है कि 1:1 के रेशो से हमारा क्या ये इसमें मौजूद है। तो यहाँ पे ये सिंपल चीजें थी जो मैंने आपको एम्पेरिकल फार्मूले के बारे में मैंने आपको बताई है। अब आते हैं हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला की भी जो है वो भी देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको समझ में तो आ गया होगा, मगर यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला विच शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। सिंपल बता रहा है कि इसमें क्या कर रहा है, एक्चुअल नंबर बताता है एटम्स की और एलिमेंट्स में जो मौजूद होते हैं। इसके बाद दूसरी टर्म आती है ये, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ड्राइव फ्रॉम द एम्पेरिकल फार्मूला। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो किससे बनता है, एम्पेरिकल फार्मूले से बनता है। जैसे कि हमने यहाँ पे रेशो 1:2 रेशो हमारा ये ग्लूकोज का फार्मूला था। अगर हम इसकी एन की वैल्यू पता होगी तो हम क्या करेंगे, इसका हम निकाल देंगे। अब आगे चल के जब आप फर्स्ट ईयर इंटर में आओगे तो एन की वैल्यू भी आपको क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ पे सिर्फ आपको ये समझाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई एन की वैल्यू क्या है। अगर एन की वैल्यू 2 होगी तो आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी
क्या हो गया हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैलकुलेटेड बाय एडिंग एटॉमिक मास इन ऑफ इट्स नंबर। अब जब मॉलिक्यूलर फार्मूला की जब हम कैलकुलेट करते हैं मास का, तो उसके करेंगे जो एटम के जो एलिमेंट्स होंगे उसमें हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इसके बाद हम आते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपोज्ड ऑफ मे बी सेम और मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। सही है। अगर हम देखते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो सेम भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था, और चेंज भी हो सकता है। जैसे वाटर का हम देखें तो ये एम्पेरिकल फार्मूला का हमारा मॉलिक्यूलर भी फार्मूला यही होगा और हमारा एम्पेरिकल फार्मूला यही होगा। अगर हम ग्लूकोज का देखते हैं या बेंजीन का देखते हैं तो वो क्या हो सकता है, चेंज होता है। एम्पेरिकल फार्मूला हमारा जो है वो CH होगा, क्योंकि एक एक रेशियो से आ रहा है, और हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6 और H6 होगा। तो ये हमारा क्या एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में फर्क होता है। आई होप आप लोगों को ये एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में कंफ्यूजन नहीं होगी। अब यहाँ पे एक चार्ट देख लेते हैं जो यहाँ पे नजर आ रहा है। पहले आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका जो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है वो सेम है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी होता है, क्योंकि इसमें टेबल कोई नहीं लग रहा है, तो हमारा ये सेम है। इसके बाद हमारा ग्लूकोज देखते हैं। ग्लूकोज में हमारा 6 का टेबल 6 को भी लग रहा है, 12 को भी लग रहा है, और हमारा 6 को भी लग रहा है। दोबारा 6 कार्बन है, H हाइड्रोजन जो हमारा है वो 12 है, और ऑक्सीजन हमारा जो है वो 6 है। अगर का 6 का टेबल हम तीनों को लगाते हैं तो हमारा जो है एम्पेरिकल फार्मूला निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हमारा 2 का टेबल दोनों को लग रहा है, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को लग रहा है, दोनों को टेबल लग रहा है, तो हमारा यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, हमारे एम्पेरिकल फार्मूला निकल आ जाएगा। इसी तरीके से हम बेंजीन का देखते हैं तो बेंजीन का भी C6 है और H भी 6 है, दोनों एलिमेंट्स बराबर हैं, तो हम टेबल 6 का लगा के हम क्या लगा सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला निकाल सकते हैं। और ये भी हमारा अगर कैलकुलेटर करें तो हमारे 2 ऑक्सीजन के हैं, 2 कार्बन के हैं, और 4 क्या है, हमारे हाइड्रोजन है। 3 है यहाँ पे मौजूद है हाइड्रोजन, और 1 हाइड्रोजन ये मौजूद है। अगर 4 टोटल हो गए तो 4 को अगर 2 का टेबल हम लगाते हैं तो 4 को हम 2 मरतबा लगाएंगे हाइड्रोजन को, और बाकी ऑक्सीजन को 1 मरतबा लगेगा, और कार्बन को भी 1 मरतबा लगेगा। तो एक एक यहाँ पे वैल्यू आ गई, 2 यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से हमारा क्या होता है, वैल्यू निकल के आ जाती है हमारी एम्पेरिकल फार्मूला की और मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो है जो वो हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के ऊपर होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।